हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जो हमारे जो मेन जो पेपर है वो तो है नेट है, पर ये जो वीडियो है वो आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत सहायक है। इससे जो पहले की वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो आपको फुल कंटेंट के साथ मिलेंगी। इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें हमने रीतिकाल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रीतिकाल की जो 3 धाराएं चली थी, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्य धाराएं, वो कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे रीतिकाल के जो अन्य प्रमुख कवि थे उनको बारे में। आप इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि मैं आपको जितने भी कवि करवाऊँगी उनकी जो रचनाएँ हैं उनको ट्रिक से याद करवाऊँगी। तो अगर आप पूरे देखोगे तो आपको वो ट्रिक अच्छे से समझ में आएंगी और आपको याद हो जाएंगी। तो चलो चलते हैं। ग्वाल कवि पहले आते हैं। जो अन्य प्रमुख रीतिकाल के अन्य प्रमुख कवि हैं उनमें आते हैं ग्वाल कवि। ग्वाल कवि का समय है 1791 ईस्वी और इनकी ये रचनाएं हैं यमुना लहरी। कब की है? 1982 की। इसमें यमुना स्तुति व ऋतु का समावेश है। और दूसरी है साहित्यानंद, सर्वांग निरूपण ग्रंथ है ये। इसके बाद है हमीर हट, ये 1824 की है। यह वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है और इसमें राजा हमीर का वर्णन है। हमीर हट। अगली है रसिक नंद, यह नाई का भेद ग्रंथ है। उसके बाद अगली है कवि दर्पण, यह काव्य दोष पर आधारित ग्रंथ है। उसके बाद है भक्त भावन 1982 की। रस रंग और राधा अष्टक। अब इन रचनाओं को हम कैसे याद करेंगे कि ग्वाल कवि, जो ग्वाल होते हैं वो यमुना के पास जाते हैं, वहाँ पे उन्हें नंद जी मिलते हैं। जो नंद जी है वो उन्हें कहते हैं हमीर हट करते हैं उनके साथ, फिर रसिक करते हैं। फिर उन सबको एक दर्पण दिखाते हैं भक्त का, जिसके रस में वे रंग जाते हैं और राधा अष्टक करने लग जाते हैं। कि जो ग्वाल हैं वो यमुना के पास जाते हैं, वहाँ पे उन्हें नंद जी मिलते हैं। वो उनसे हट करते हैं। जो नंद जी होते हैं वे उनसे हट करते हैं और फिर नंद जी कहते हैं रसिक, वो रसिक होते हैं नंद जी, रसिक नंद जी उन्हें एक दर्पण दिखाते हैं, जिससे वे भक्त बन जाते हैं और भक्त के जो रस है उसके रंग में रंग जाते हैं और राधा अष्टक करने लग जाते हैं। ये है ग्वाल कवि की जो रचनाएं हैं उनकी ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से समझोगे, बार बार सुनोगे, तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। ये एक स्टोरी की जैसे है कि आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो ये स्टोरी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। अगले हैं अमीरदास। अमीरदास का जन्म हुआ था 1783 ईस्वी में और अमीरदास की रचनाएं हैं सभा मंडल, दूषण उल्लास। हमने पीछे पढ़ा था भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये दोनों ये एक रचना है। दूषण और भूषण, ये तो भूषण की रचना थी। अब अलग अलग से है दूषण उल्लास, ये अमीरदास की रचना है। फिर अगली रचना है ब्रज विलास सत्सई। इसका समय है 1832 ईस्वी। यह एक नीति विषयक ग्रंथ है जिसमें 107 दोहों का संकलन है। उसके बाद अगली रचना है वृत्त चंद्रोदय। इसका समय है 1803 ईस्वी। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि जो अमीर लोग होते हैं वो सभा करते हैं, उसमें पूरा उल्लास भर जाता है, उल्लास भर देते हैं कि भाई अच्छे से जो सभा करते हैं उसमें। फिर वे ब्रज में जाके विलास करने लग जाते हैं, सभा खत्म होती है फिर वे ब्रज में जाते हैं, वहाँ पे वे विलास करने लग जाते हैं और फिर चंद्रोदय हो जाता है, रात हो जाती है। दिन में वो सभा करते हैं, उसमें पूरा उल्लास भर देते हैं, फिर वो ब्रज में जाते हैं, विलास करते हैं और इतने में ही चंद्रोदय हो जाता है। अगले कवि हैं गोप कवि। गोप कवि का समय है 1716 ईस्वी और गोप कवि की रचनाएं हैं रामचंद्र भरण, रामचंद्र भूषण और रामालंकार।
कि जो गोप कवि हैं उनकी तो सारी राम राम ही है। रामचंद्र भरण, रामचंद्र भूषण और रामालंकार। उसके बाद अगले कवि हैं कवि मंडन। कवि मंडन की रचनाएं हैं रस रत्नावली, रस विलास, काव्य रतन और जानकी जू को विवाह। अब हम इनको कैसे याद करेंगे कि जो कवि मंडन है तो जानकी जू को विवाह, जानकी कौन थी? माता सीता। माता सीता को कहा जाता है जानकी। तो जानकी का जो विवाह होता है वो मंडप में होता है, वहाँ पे रत्नावली आती है। और काव्य के रतन, वहाँ पे रत्नावली आती है, वो बहुत सारे रतन देते हैं जिसके कारण वहाँ पे रस विलास भर जाता है। अगली रचना है प्रताप शाही। प्रताप शाही की है व्यंग्यार्थ कौमुदी। कि जो प्रताप होते हैं बहुत शाही होते हैं, तो वो हर बात पे व्यंग्य करते रहते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी का समय आपको याद रखना है। ये रचना भी बहुत बार आती है। तो इसका समय 1825, मतलब कई बार ये क्रम से लगाने के लिए आ जाती है। तो प्रताप शाही की रचना है काव्य व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी। अगली रचना है सोमनाथ। अगले जो रचनाकार हैं वो कवि हैं वो है सोमनाथ। सोमनाथ की रचना है श्रृंगार विलास। इसका समय है 1738 ईस्वी। सुजान विलास 1750 ईस्वी। रस पीयूष निधि 1737 ईस्वी। ये सोमनाथ की 3 रचनाएं हैं, श्रृंगार विलास, सुजान विलास और रस पीयूष निधि। ठीक है, कि जो सोम है वो सुजान के साथ जाता है। सोमनाथ सुजान के साथ जाता है, श्रृंगार करता है और फिर उसके रस में बिल्कुल लीन हो जाता है। उसके बाद अगले कवि हैं लाल कवि। लाल कवि की 2 ही रचनाएं हैं, छत्र प्रकाश और विष्णु विलास। ये जो विष्णु विलास रचना है ये भैरव छंद में लिखित है और नायिका भेद ग्रंथ है विष्णु विलास। ठीक है, अब कैसे करेंगे कि जो लाल होते हैं, जो लाल कवि हैं वो विष्णु के लिए एक छत्र बनाते हैं और वो छत्र प्रकाश का रहता है। एक छत्र बनाते हैं। जो लाल कवि है वो विष्णु के लिए एक छत्र बनाते हैं और उस छत्र में वो प्रकाश भी लगवाते हैं कि अच्छी लाइट। उसके बाद है अगले कवि है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह की रचनाएं है भाषा भूषण। यह एक अलंकार ग्रंथ है। और अगली है प्रबोध चंद्रोदय। ये महाराजा जसवंत सिंह की 2 रचनाएं हैं, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। ये भाषा भूषण तो मतलब बहुत बार आता है। अगर आप पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हो वहाँ भी आया था। पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हुआ था उसमें भी आया था। नेट के पेपर में भी आता है कि भाषा भूषण कैसा ग्रंथ है। तो ये एक अलंकार ग्रंथ है और ये मतलब भूषण की रचना नहीं है, कभी भूषण समझ के भूषण नहीं। ये महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। अगले कवि हैं दूल्हे। दूल्हे की है कवि कुलकंठाभरण। कब की है? 1743 ईस्वी की। अब कैसे याद करेंगे? देखो मैंने जो ये कविता याद रखी थी उसका तरीका था कि दूल्हे का हमने बनाया था दूल्हा। कि दूल्हे जब होता है उसको जब मतलब खाना खिलाते हैं, कभी कोई खिलाता है कभी उसके वे दोस्त खिलाते हैं, तो उसका मतलब कंठ तक भर जाता है। तो दूल्हा का है कवि कुलकंठाभरण। तो वे उसका मतलब पूरे कंठ तक पेट इतना खा लेता है कि कंठ तक भर जाता है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। तो दूल्हे कवि कुलकंठाभरण आएगा, ऐसे आएगा कवि कुलकंठाभरण। कंठाभरण, ये बीच में कंठा, कवि कुलभरण नहीं आएगा, कवि कुलकंठाभरण। अगली रचना है, अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य और संग्राम सार। कि जो कुल के पति होते हैं वो सब का रहस्य जानते हैं और जो संग्राम रहता है उसका सार भी जानते हैं, जो कुल के पति होते हैं वो। अगले कवि हैं वो है तोष कवि। तोष कवि की एक ही रचना है सुधा निधि। इसका समय है 1634 ईस्वी। अगले कवि हैं श्रुति मिश्र। श्रुति मिश्र की 2 रचनाएं हैं अलंकार माला
इसका समय है 1709। इसमें एक ही दोहे में सारे लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं, मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे दोहे प्रयोग किए गए, नहीं, एक ही प्रकार का दोहा है इसमें। अगली रचना है रस रत्नाकर। इसका समय है 1911 ईस्वी। ये नाई का वेद ग्रंथ है रस रत्नाकर। उसके बाद अगले कवि हैं राम साय। राम साय की रचना है श्रृंगार सत्सई, वृत्त तरंगिणी और वाणी भूषण। ये राम साय की 3 रचनाएं हैं, श्रृंगार सत्सई, वृत्त तरंगिणी और वाणी भूषण। अगले कवि हैं गिरिधर दास। गिरिधर दास का है भारतीय भूषण और इसका समय है 1833 ईस्वी। गिरिधर दास होते हैं जो वो है भारत के जो भूषण होते हैं उन्हीं को पहनते हैं, आभूषण होते हैं। गिरिधर किसको कहा जाता है? कृष्ण को। जो कृष्ण जी थे वो अपने जो भारतीय जो आभूषण होते थे उन्हीं को पहनते थे, तो गिरिधर की भारतीय भूषण। अगले कवि हैं जोधराज। जोधराज की रचना है हमीर रासो 1818 ईस्वी। तो ये हमीर रासो एक बिसल दे, उसमें रासो में भी है, ठीक है, वो सारंगधर की है। एक हमीर हट है वो ग्वाल कवि की है। ये है हमीर रासो, ये जोधराज की है। इसका समय है 1818 ईस्वी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आपको डेली फुल कंटेंट के साथ वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।